नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विवेचना के दृष्टिकोण से पहली बार इस अपराध की विवेचना में कुछ पुलिसिंग के नए जो कंसेप्ट आज की तारीख में जो बहुत पॉपुलर हैं तब शुरू किए गए थे। बात है कर्नाटक के बेंगलोर की, बेंगलुरु जिसे कहते हैं, उस जमाने में ये बेंगलोर ही था। जून 1992 को शबा खलीली नाम की एक लड़की मुंबई से आई और थाना अशोकनगर पहुंची। उसने ये बताया कि वो मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल की बेटी शकीरा की चौथी और सबसे छोटी बेटी है। उसने ये बताया कि कोई साल भर हो गए लेकिन मेरी माँ से बात नहीं हो पाई। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन थे। मैसूर राजघराने की बात थी। उसी मैसूर के राजा के ये दीवान थे सर मिर्जा इस्माइल। इनकी ग्रैंड डॉटर थी शकीरा और शकीरा की लड़की थी शीबा, जो कि थाने पर उपस्थित हुई थी। शीबा या शीबा खलीली उसका पूरा नाम था। उसने बताया कि उसके माँ से उसकी अंतिम बात 28 मई 1991 को, यानी तकरीबन एक साल पहले हुई थी। उसने ये भी बताया कि उसकी माँ दूसरी शादी करके स्वामी श्रद्धानंद के साथ उसी महल में रह रही थी जो उनको अलॉट हुआ था या जिसमें वो रहा करती थी। उसने ये भी बताया कि उसके पिता यानी उसकी माँ शकीरा के पहले पति भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे, IFS थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के थे, और वो तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। लेकिन ये भी बताया कि सन 1985 में 85 में इन दोनों का तलाक हो गया था। मेरी पुरानी मेरे पिताजी और मेरी माँ जिसमें इस समय रह रही हैं जिस दूसरे व्यक्ति के साथ, मेरे जो मूल पिता थे जिनसे हम लोगों का जन्म है, उनसे मेरी माँ का तलाक हो गया था। राजघराने की बात थी, राजघराने से रिलेटेड बात थी। मिर्जा इस्माइल बहुत नामी दीवान थे मैसूर राजघराने के। उनकी पोती के गायब होने और शकीरा को उस समय वहाँ पर मैसूर में बहुत सारे लोग इसलिए जानते थे क्योंकि वो राजघराने की यानी मिर्जा इस्माइल की एकमात्र वारिस थी। ये सबको पता था कि उनके बेटे नहीं हैं, लेकिन 4 लड़कियां हैं। पुलिस ने पूरी तेजी दिखाई। पुलिस ने ये भी पूछा उससे, शबा खलीली से, कि किस पर शक है। तो उसने कहा कि हम हमेशा जब फ़ोन करते थे तो मेरे जो पिता हैं, जो नए पिता हैं, मेरी माँ की जो दूसरी शादी से मेरे पिता हैं, वो बताया करते थे कि बस यहाँ गई हैं, वहाँ गई हैं। और शुरुआत में उन्होंने ये बताया था कि वो प्रेग्नेंट हैं और अपने ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गई हैं। मैंने अमेरिका में जो लोग शाही ख़ानदान के थे उनसे जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका में भी उनका कुछ पता नहीं लगा। मैं बार बार उनसे पूछती थी कि अमेरिका कहाँ, किस हॉस्पिटल में गई हैं, किसके पास गई हैं, तो ये कह के टाल देते थे कि मुझे नहीं पता। तमाम कोशिशों के बाद भी साल भर तक मेरी माँ से बातचीत नहीं हो पाई और मुझे पूरा शक है कि मेरी माँ के गायब होने के पीछे मेरी माँ के दूसरे पति स्वामी श्रद्धानंद, यानी उनका नाम भी बताया कि मुरली मनोहर मिश्रा जी का ही हाथ होगा। बहरहाल पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और श्रद्धानंद से भी बातचीत की। श्रद्धानंद बहुत ही शातिर और चालाक व्यक्ति था और उसका भी बड़ा नाम हो गया था कि वही इस समय सारा कामकाज
देखता है, इसलिए उससे बहुत, जैसे ये कहते हैं, सख्ती से पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई। बाकी लोगों से पूछताछ हुई, घर में काम करने वाले नौकरों से पूछताछ हुई, और करीब करीब 3 साल तक पुलिस परेशान रही, लेकिन शकीरा का कुछ भी पता नहीं लगा। इस बीच में सारी डिटेल्स इन लोगों के बारे में पता किया गया। जब बार बार वो शंका व्यक्त कर रही थी इनकी सबसे छोटी लड़की शबा खलीली कि हमें उन पर शक है, तो ये पूछा गया वो कहाँ से आया है, कौन है, कैसे यहाँ पहुँचा, कैसे तुम्हारी माँ ने उससे शादी की। तो ये पता लगा कि शकीरा की पहली मुलाकात 1982 में नवाब साहब रामपुर की बेगम ने दिल्ली में एक कोई पार्टी दी थी, बड़ी पार्टी, जिसमें ये शकीरा खलीली और उनके पति, आईएफएस पति अकबर खलीली ने भी शिरकत की थी। वहीं पर उसकी मुलाकात श्रद्धानंद से कराई गई। ये बताया गया कि रामपुर स्टेट के ज़मीनों का सारा मामला और टैक्स का सारा मामला श्रद्धानंद ही देखता है। उसके सिवा उनके यहाँ जो उनका काबीना था या जो उनके लोग थे, किसी को बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। अकबर खलीली ने वहीं पर श्रद्धानंद से बात की, कुछ शुरुआत के 4-6-10 सवाल पूछे और इस बात से मुतमईन हुए कि वास्तव में इसे ज़मीनों की और टैक्सेशन की बहुत अच्छी जानकारी है। अकबर जलीली और शकीरा जलीली दोनों से बात की और दोनों ने रिक्वेस्ट की कि हम भी वहाँ बेंगलोर में बहुत परेशान हैं, हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ कब्जा हो गई हैं, हमारे कागज़ सब सही होने के बावजूद हम अदालतों में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप आ जाएं तो आपके रहने खाने का और वाजिब तनख्वाह का हम प्रबंध करेंगे और आप हमारी इन समस्याओं का समाधान करें। फिर ये पता लगा कि वो मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला है और नवाब साहब रामपुर के यहाँ उसने जो उसके दरबारी लोग होते हैं उसमें काम करता था। और धीरे धीरे बहुत ही वाकपटु, चालाक और शातिर आदमी था। धीरे धीरे उसको इस काम में महारत हासिल हो गई और इसीलिए उस स्टेट में बाद में रानी साहिबा जो थी बेगम रामपुर, उन्होंने उसको अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लिया था, जो ज़मीनों और टैक्सेशन का काम देखता था। सामान्य सी मुलाकात के बाद और उसके व्यवहार से शकीरा और अकबर जलीली दोनों बहुत प्रभावित हुए। उन लोगों के बार बार कहने पर वो आ गया बेंगलोर, मैसूर पैलेस के पास, जहाँ इनका घर था। 81 रिचमंड रोड बंगलो टाइप का घर था। उसी में एक पोर्शन में, जो अपने आप में महल जैसा ही था, वो रुकने के लिए स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा को दे दिया गया। ये उसी में रहता था और चूंकि उससे बहुत प्रभावित थी, तो कागज़ों के चक्कर में और टैक्सेशन के पेपर्स के चक्कर में दिन में 4-6 बार इसकी मुलाकात हुआ करती थी शकीरा से। क्योंकि खलीली भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे, वो जल्दी ही वापस जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर वो चले गए थे। और जो ये ईरान की इस्लामिक क्रांति थी, ईरान की जो क्रांति थी, उसके बाद वहाँ पर उन्हें अकबर खलीली को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो लिहाजा वो वापस चले गए और यहाँ पर रोज़ की मुलाकात शकीरा और स्वामी श्रद्धानंद में होने लगी। स्वामी श्रद्धानंद ने ये पता कर लिया कि शकीरा को इस बात का दुख है कि उसकी 4 लड़कियां ही लड़कियां हैं, उसे कोई लड़का नहीं है, इसलिए राजघराने का ये काम आगे निकलने में बहुत मुश्किल है। ये कमी जैसे ही भांप ली श्रद्धानंद ने, उसने उनको बताना शुरू किया कि मुझे तंत्र विद्या भी आती है और मैं सब कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपको बेटा हो जाएगा। और इस तरह की उसकी बातों में शकीरा आ गई। फिर उसने अपनी जो तंत्र की कार्यक्रम हैं वो करने शुरू किए। तंत्र मंत्र के जो काम हैं, जो उसको प्रक्रियाएं करनी थी, उसके लिए जितना भी पैसा मांगता था शकीरा उसको उतना पैसा देती थी। कभी इस पे सवाल नहीं उठाती थी, कभी उस खर्चे के बारे में पूछती नहीं थी। धीरे धीरे श्रद्धानंद को लग गया कि ये अब मेरे
कब्जे में आ रही है। उसने उसको, शकीरा को, उसके पति और सभी लड़कियों के से दूर करने के लिए भड़काना शुरू किया और भड़काते भड़काते जो उसका प्रयास था उसमें वो सफल हो गई और सन 85 में अकबर खलीली ने शकीरा से तलाक ले लिया, या शकीरा ने ही अकबर खलीली को तलाक दे दिया। 21 साल की शादी के संबंध से शकीरा बाहर आ गई। उसके बाद फिर उसने देखा कि इसका लड़कियों से बहुत लगाव है। धीरे धीरे लड़कियों को भी उसने भरना शुरू किया, शकीरा को भरना शुरू किया कि ये लड़की ऐसा करती है, वैसा करती है। बहरहाल इसके पहले वो कुछ कर पाता, दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि ऐसे महल में रहना और ज़्यादातर समय मेरे पास रहना ठीक नहीं है। और 17 अप्रैल 1987 को शकीरा और स्वामी श्रद्धानंद की शादी हो गई। इस शादी से 4 में से 3 लड़कियां बहुत नाराज हो गईं। वो किसी भी तरह से इस शादी से सहमत नहीं थी। चौथी लड़की जो सबसे छोटी थी, सबा खलीली, तो उसे मुंबई जाना था, उसे मॉडलिंग का शौक़ था, उसे फिल्मों में एक्टिंग का शौक़ था। तो उसे लगा कि अगर हम माँ को छोड़ देंगे तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा, लिहाजा वो अपनी 3 बहनों के साथ न जाके माँ के साथ चली गई और मुंबई जाकर उसने अपना मॉडलिंग का और बाकी काम शुरू किया। सारा पैसा उसकी माँ शकीरा यहाँ से भेजा करती थी। प्रिंसेस शकीरा के नाम से वो बेंगलोर में मशहूर थी। वो उनको पैसा वैसा देती रही और इन तीनों को, जिन्होंने इस शादी का विरोध किया था, शकीरा ने घर से अलग कर दिया, घर में ही एक दूसरे पोर्शन में रहने को दिया और इनसे सारे संबंध अपने ख़त्म कर लिए। तलाक के बाद फिर श्रद्धानंद और शकीरा पति पत्नी की तरह रहने लगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लगा श्रद्धानंद। इस बीच में सबा ने कभी फ़ोन किया और कहा कि माँ से बात करा दो। श्रद्धानंद ने कहा कि अभी हैं नहीं, फलां जगह गई हैं। 4-6 बार जब ज़्यादा बात करने की कोशिश की उसने, तो उसने पूछा बताओ क्या बात है, कोई पैसा भेजना हो तो मैं पूछ के भिजवा दूंगा, लेकिन अभी वो नहीं है कि मैं तुमसे बात कराऊं। 2-3 महीने उसने इधर उधर की बातें करके टाला और फिर उससे कहा कि मैं सही बात बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट हो गई हैं, वो अमेरिका गई हैं अस्पताल में इलाज कराने के लिए। तो शादी के बाद से ये बात 5 साल तक लगभग सामान्य रूप से चलती रही। सबका फ़ोन आता था, बात कराता था, सबा भी ठीक थी। लेकिन सबा का दिमाग ठनका जब 5 साल बाद वो 91 में उसने मम्मी से बात करनी चाहिए और स्वामी श्रद्धानंद ने 10 तरह के बहाने और झूठ बोले ताकि वो बात उससे कराना ही नहीं थी, या वो थी ही नहीं, इसलिए बात नहीं करा सकता था, इसलिए वो झूठ बोल रहा था। उसने फिर इधर उधर से बात करके रूजवेल्ट हॉस्पिटल अमेरिका का जिक्र किया न्यूयॉर्क में, कि न्यूयॉर्क के, वो जब पूछने लगी कि किस हॉस्पिटल में है, हमको बताइए, मम्मी हैं और परेशान हैं, कहाँ होंगी, कहाँ भटक रही होंगी, मेरे तमाम जो पुरानी रियासत के लोग हैं वो वहाँ बाशिंदे हैं वहाँ की, मैं उनसे बात कर लूँगी। तो इसने इधर उधर से पता करके न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट हॉस्पिटल का नाम बता दिया। सबा ने अपने वहाँ जो लोकल कॉन्टैक्ट न्यूयॉर्क में थे उन लोगों से बात करके रूजवेल्ट हॉस्पिटल में सारी जो एंट्रीज़ हैं उनको चेक कराया, तो ये पता लगा कि वहाँ पर इसकी माँ गई ही नहीं है। तब इसे शक हुआ कि हमारी माँ लगता है कोई फाउल प्ले हुआ है, और ये बार बार जानते हुए भी गुमराह कर रहा है स्वामी श्रद्धानंद। वो वापस बेंगलोर आई और इस सब पूरी कथानक के करीब 1 साल बीत गए थे और 1 साल से उस बच्ची की बात नहीं हो पा रही थी अपने माँ से। लिहाजा वो जून 92 में अशोकनगर थाना पड़ता है जहाँ ये रिचमंड रोड है, अशोकनगर थाने पर वो अपने 2 कारिंदों को लेकर गई वहाँ पर। और जो जैसा मैंने बताया कि वहाँ इंस्पेक्टर को बताया कि मेरी माँ से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है, साल भर हो गया है और मेरी माँ की दूसरी शादी से जो शौहर हैं स्वामी श्रद्धानंद,
वो बात नहीं करा रहे हैं और हमें उन पर ही शक है कि उन्हें सब पता है, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में मां की गुमशुदगी दर्ज कर ली। राजघराने से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस की जांच में बहुत तेजी आ गई। बेटी ने भी, जैसा मैंने बताया, अपना शक श्रद्धानंद पे किया, लेकिन पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली और रसूख के कारण स्वामी श्रद्धानंद से वो जो श्रेणीबद्ध पूछताछ हो पाती है वो भी नहीं हुई। धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया और उसके लापता हुए लगभग 3 साल हो गए थे। लेकिन 3 साल बाद अचानक एक ऐसी बात हुई, ऐसी घटना हुई कि एक शराब के ठेके पर बेंगलोर में शराब के ठेके पर लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाती है, आज भी लगाई जाती है, तब भी लगाई जाती थी कि पीने पिलाने के बाद वहाँ कोई गंभीर घटना न हो जाए। कभी हुई रही होगी, इसलिए वो सिपाही ऐसी ड्यूटियाँ वहाँ पर लगाई जाती हैं। तो उस ठेके के बाहर इस लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में कांस्टेबल वीरियप्पर ये वहाँ पर ड्यूटी दे रहा था। भीतर जो लोग शराब पी रहे थे वो शराब पीते पीते बहकना शुरू कर दिया उन्होंने। उनमें से किसी ने पुलिस का जिक्र छेड़ दिया कि पुलिस ये कर देती है, पुलिस वो कर देती है। तो उस आदमी ने जोर से चिल्ला के कहा, कुछ नहीं करती पुलिस, न कुछ पुलिस जानती है न जान सकती है। उसने कहा तुम ऐसा नहीं कह सकते। उसने भी 2-4 बातें गिनाई कि देखो इसमें पुलिस ने ये किया, इसमें। उसने कहा मेरे मालिक ने प्रिंसेस को मार के जिंदा गाड़ दिया और आज तक पुलिस उनका पता नहीं लगा सकी। पीने पिलाने वालों ने ये बात सुनी। बाहर कांस्टेबल वीरियप्पर से जाकर उन्होंने बताया कि साहब एक भीतर आदमी है। अब चूंकि प्रिंसेस के गायब होने की खबर 3 साल से लगातार छप रही थी, तो उसने कहा कि शायद उसी प्रिंसेस की बात ये कर रही है, प्रिंसेस शकीरा की। ये आदमी कह रहा है कि मेरे मालिक ने मार के इसे जिंदा गाड़ दिया और पुलिस आज तक उसका कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं उखाड़ सकी। पुलिस कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ। बहरहाल वो शख्स उस समय बहुत ज़्यादा नशे में था। पुलिसकर्मी उसके पास आकर खड़ा हुआ, उसकी बातें ये बहकी बहकी सुनने लगा। उसने ये कहा कि क्या बात है, तुम इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो? वीरियप्पर ने कहा कि क्या बात है, तुम इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो? इस पर वो बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने शकीरा खलीली का नाम सुना है? पुलिसकर्मी ने जानबूझकर मना किया, क्योंकि वो प्रिंसेस का नाम सुन के ही जिस दूसरे आदमी ने, जो कम नशे वाला था, जिसने उस कांस्टेबल को बताया था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा कि तू नहीं जानता, वो दीवान की बेटी है, वो दीवान मिर्ज़ा इस्माइल की बेटी है। दीवान का नाम बहुत मशहूर है, आज भी बहुत मशहूर है, और हमारे साहब ने ही उसको घर में ही ताबूत में जिंदा दफना दिया था। मैं ही ताबूत खरीद कर लाया था। ये बात जैसे ही उसके कानों में गुजरी कांस्टेबल वीरप्पर के, तो उसने उसके कान खड़े हुए और उसने कहा कि तुम ऐसे ही नशे में फेंक रहे हो, तुम बताओ कि तुम किस दुकान से ये ताबूत लाए थे। उस नशे वाले उस आदमी ने एक दुकान का नाम बताया और कहा कि वहीं से ताबूत लाया था मैं। पुलिसकर्मी अन्य पुलिसकर्मियों को सूचित करता है और नशे में धुत उस व्यक्ति को थाने उठाकर ले जाता है। नशा उतरने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो इनकार करता है, मगर सख्ती से पूछने पर उसने पूरी करतूत, जो कुछ भी उसकी जानकारी में था, उसने खुलासा कर दिया। उसने ताबूत बेचने वाले दुकानदार का नाम बताया। पुलिस की एक टीम उस दुकान वाले के पास गई जहां से ताबूत खरीदा गया था। दुकानदार ने यह भी बताया कि ताबूत खरीदने वाले ने उससे ये कहा था
कि उसके पास एक बेशकीमती आदमकद मूर्ति है, जिसे रखने के लिए उसे एक एंटीक ताबूत चाहिए। तो ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि उसने एंटीक ताबूत बहुत महंगे दामों में इस व्यक्ति को बेचा था, जो शराब के नशे में उसने जो बातें बताई थी, बड़बड़ा के उसने कहा था। तो ये बात तय हो गई कि शराब के नशे में जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है, और वास्तव में ये ताबूत खरीद कर ले आया था। पुलिस कांस्टेबल को जो ये व्यक्ति मिला था, जब उससे अच्छी पूछताछ शुरू हुई तो उसने ये बताया कि वो स्वामी श्रद्धानंद का नौकर था, उसी रिचमंड रोड वाले बंगले पर। और इसने ये भी बताया कि 2 साल पहले उसने श्रद्धानंद के यहाँ काम छोड़ दिया था। उसी ने आगे बताया कि श्रद्धानंद ने ही शकीरा को जिंदा ताबूत में बंद करके दफनाया है। ताबूत वो श्रद्धानंद के साथ ही इसी दुकान पर खरीदने गया था। इस पर पुलिस टीम उस दुकान पर पहुंची। सब चीज़ें कंफर्म हो गईं और श्रद्धानंद से पूछताछ शुरू की गई। श्रद्धानंद ने कहा कि उसने हत्या नहीं की है। नौकर की बताई कहानी की पुष्टि के लिए बेंगलुरु क्राइम ब्रांच टीम, जो पूरी टीम थी, वो श्रद्धानंद के घर पहुंच गई। मतलब एक लीड मिल गई। उस नौकर ने शराब के नशे में बताया कि एक ताबूत लिया गया था और उस ताबूत में उसको जिंदा रख के और खोद के गाड़ दिया था उसी बंगले में जहां वो रहता है। जिस दुकान से ये ताबूत लिया गया था वहां तक उस नौकर ने पहुंचा दिया, और दुकान वाले ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, वो मैंने अलग से उसको बनाया था, वो एंटीक ताबूत था, और ये कह के मुझसे मांगा गया था कि आदमकद बेशकीमती मूर्ति को रखने के लिए ये ताबूत उसे चाहिए। पुलिस उससे बार बार पूछ रही थी शकीरा कहाँ है। उसने उसी ने उसकी हत्या की है, शकीरा मतलब उसकी पत्नी के लिए। लेकिन वो मना करता रहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ताबूत वाली लीड के बाद पुलिस अफसर उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, और अभी भी श्रद्धानंद मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की। वो जो बात होती है ना कि साहब ये तो वहाँ का रॉयल फैमिली का आदमी है, ये शकीरा का हस्बैंड है, इसके साथ सख्ती नहीं हो सकती। लेकिन इनिशियल लीड इस पुख्ता लीड थी कि फिर पुलिस के पास कोई चारा नहीं था सिवा उसकी श्रेणीबद्ध पूछताछ करने के लिए। उसने कहा ठीक है आप चलिए, हम आपको बताते हैं। वो अपने साथ वही 81 रिचमंड रोड पर जहां वो रहता था वहां ले गया, और उसकी बताई जगह पर खुदाई की तैयारी शुरू की गई। तो वो उस आंगन पर ले गया जहां पर उसने उस ताबूत को गाड़ा था। बंगले के आंगन में इटालियन मार्बल का बड़ा शानदार खूबसूरत फर्श बना हुआ था। पुलिस को एक बार डाउट हुआ और उसने फिर श्रद्धानंद से कहा कि हम सब इटालियन मार्बल तोड़ के खुदाई करेंगे, अगर नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं है। बहरहाल पुलिस ने वो बड़ी मशीनें मंगवा के उस सारी इटालियन टाइल्स को उखड़वाने के बाद जब खुदाई शुरू की तो उसमें ताबूत मिल गया। ताबूत के भीतर कुछ अंगूठियां रेड स्टोन की, 2 ब्लैक स्टोन की, और उसमें जो कपड़ा लपेटा हुआ था वो, और पूरा कंकाल बरामद हो गया। पुलिस को ये लगा कि अब शायद हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। अब उनके सामने ये चैलेंज था कि ये लाश शकीरा की ही है, ये कंकाल शकीरा का ही है, इन अंगूठियों की पहचान कौन करेगा। तो शकीरा की माँ गौहर ताज नमाजी, उसको बुलाया गया इन अंगूठियों की पहचान के लिए। उसने फ़ौरन पहचान लिया कि ये जो रेड स्टोन वाली है ये मेरी बेटी की है, और 2 जो ब्लैक स्टोन वाली हैं वो भी मेरी बेटी की ही अंगूठियां हैं। और किन किन ओकेजन्स पे और किसने ये अंगूठियां बनवाई थी, पूरी डिटेल उसकी माँ ने बता दिया।
उस समय देश में पहली बार क्राइम सीन की वीडियोग्राफी की गई थी। 91-92 की बात है। पहली बार क्राइम सीन को उसी तरह से अरेंज करके उसकी वीडियोग्राफी की गई थी, ऐसा बेंगलोर पुलिस का कहना है। अब बहुत हिस्ट्री मुझे इसकी नहीं पता, लेकिन पहली बार जो मॉडर्न टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि शुरुआत में स्वामी श्रद्धानंद इस बात को मना कर रहा था कि उसे नहीं पता, उसने कुछ नहीं किया है, तो थोड़ा डाउट पुलिस के दिमाग में भी था, इसलिए उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। और शायद पहली बार ही उस कंकाल का डीएनए सैंपल भी इकट्ठा किया गया, ये इंश्योर करने के लिए कि ये शकीरा की ही लाश है। तो ये पहली बार ये वीडियोग्राफी सीन ऑफ क्राइम की, और पहली बार ही उस कंकाल का डीएनए सैंपल निकाला गया। जब ताबूत को चेक किया गया तो दाएं बाएं ऊपर नाखून के सैकड़ों निशान भीतर की तरफ बने हुए थे। मतलब ये तय हो गया कि नया ताबूत लाया गया था, नया ताबूत उसने बना के दिया था और उसमें गाड़ा गया, तो ये खरोंचने के निशान, बहुत गहरे खरोंचने के निशान थे। तो उसको इंटरप्रेट किया गया कि जब वो बेहोश थी तभी उसको ताबूत में डालकर और भीतर गाड़ दिया गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, और उसके बाद जब उसे होश आया होगा तो उसने नाखून से अगल बगल खरोच के निकलने की पूरी कोशिश की होगी और फिर तड़प तड़प कर मर गई होगी। ये जितनी खुरचन थी वो उसके हाथ की उंगलियों की थी। फिर ये पूछा गया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी तो जिंदगी बहुत बढ़िया ठाठ से चल रही थी, सारा राजसी ठाठ, राजसी सुख तुम भोग रहे थे, प्रिंसेस से तुम्हारी शादी हुई थी, ऐसा क्या हुआ कि तुमने इसकी हत्या कर दी? श्रद्धानंद ने पुलिस को बताया कि देखिए, मैंने शकीरा की खूबसूरती या उसकी पोजीशन की वजह से उससे शादी नहीं की थी, मैंने उसकी दौलत की वजह से उससे शादी की थी। प्लानिंग के तहत मैंने शकीरा को अपने प्रेम जाल में फंसाया था, मैंने ही उसके पति से उसका तलाक दिलवा दिया, बच्चों से दूरी बनवाई और फिर उससे निकाह किया, शादी की। शकीरा की बेटियों को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसी वजह से 3 को उसने हटा दिया, दूसरे पोर्शन में डाल दिया, और सबा जो मुंबई जाने की चाहत रखती थी वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रह गई। पूछा गया उससे कि तुम्हारे अनुमान से कितनी संपत्ति होगी इनकी, दीवान मिर्ज़ा इस्माइल की? उसने कहा साहब पूरी 600 करोड़ की संपत्ति उनकी थी, और मुझे ये लगा कि इस संपत्ति पर मेरा पूरा हक है, क्योंकि अकेली वारिस प्रिंसेस का मैं पति हूँ, लिहाजा ये पूरा 600 करोड़ मेरा ही है। और बेटियों ने एक तरह से माँ से रिश्ता तोड़ लिया है, हस्बैंड तलाक देकर चला गया है, उसका कोई लीगल क्लेम नहीं होगा, तो ये पूरी दौलत मुझे मिलेगी। लेकिन जब 4 साल शादी के हो गए और शकीरा को बेटा नहीं हुआ तो वो थोड़ी सी उसके अंदर खिन्नता आ गई और बेटियों से उसकी बातचीत शुरू हो गई। ये बात जब मैंने नोटिस की, फिर उसने कहा कि साहब 87 में शादी के तुरंत बाद चूंकि मेरी निगाह इनकी संपत्ति पे थी, तो मैंने ये कह के उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली थी कि कोर्ट कचहरी में जाने पर या तो आप चलिए हर मुकदमे में, या पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए तो मैं सब मुकदमे आपकी लड़ता रहूँगा। बहरहाल वो ये पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद बिल्कुल शेर हो गया कि हम अब इस पूरे जो संपत्ति है उसके मालिक हो गए हैं। इस बीच ने उसे जब लगा कि सब बेटियां मिल रही हैं तो उसके मन में कुछ शंका का कीड़ा घूमने लगा। तब उसने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है और मैं तो ये चाहूँगा कि ये सारी संपत्ति आप मेरे नाम लिख दीजिए। शकीरा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा ये पूरी संपत्ति, ये पूरी प्रॉपर्टी मैं अपनी 4 बेटियों के नाम करूँगी। ये सुनते ही इसके होश फाख्ता हो गए कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी बेटियों को दे देगी तो उसके हिस्से में आखिर क्या आएगा। इस पर
शकीरा और श्रद्धानंद का विवाद शुरू हो गया, बातचीत वाला विवाद शुरू हो गया। और अपने नाम प्रॉपर्टी कराने को उसने सारी तिकड़म सारी तरकीब लगाई, लेकिन शकीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। श्रद्धानंद सोचने लगा कि बेटियां शादी के खिलाफ हैं और ऐसे में मेरे ऊपर ही शक जाएगा, लिहाजा इसका एक फूल प्रूफ प्लान बनाया जाए ताकि न ये कभी पता लगे न किसी को शक हो। 28 अप्रैल 1991 को उसने वहाँ पर एक फव्वारा बनाने के लिए उस आंगन में कि एक छोटा फव्वारा बनाएंगे, लाइट लगाएंगे, नौकरों से गड्ढा पहले से खुदवा लिया। और उसके अगले दिन 28 अप्रैल 1991 को उसने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। शाम की चाय खुद बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। चाय पीने के बाद शकीरा बेहोश हो गई। उसने शकीरा को एक गद्दे में लपेट के ताबूत वो पहले से लाके और पीछे बैकयार्ड में उसने रख रखा था। दिमाग देखिए उसका, शैतानी दिमाग। उसने शकीरा को एक गद्दे में लपेट कर ताबूत में डाल दिया और ताबूत में ताला लगा दिया। जब ये ताबूत निकला था तो वो ताला उसमें इंटैक्ट था। उसके बाद ताला लगा दिया और रात में ही उसने मिट्टी के ऊपर ताबूत के ऊपर गड्ढा ताबूत के ऊपर जो गड्ढा खोदने से मिट्टी थी उससे मिलाकर पाट दिया। अगले दिन मिस्त्री को बुलवाकर गड्ढे को बराबर करा दिया और इटालियन मार्बल बिछा दिया। आंगन के एक कोने में, एक कॉर्नर में एक बार भी उसने खोल दिया। लेविश बार जो राजाओं और उनके यहाँ बार जो मैखाने का जिसका नाम है, उस तरह से एक बार उसने खोल दिया। और फ्लोरिंग का काम जब पूरा हुआ तो श्रद्धानंद ने पहली पार्टी दी। उसके बाद हर हफ्ते में 3-4 पार्टियों का सिलसिला शुरू हुआ और साल दर साल ये सिलसिला शुरू होता रहा। जहाँ ताबूत में शकीरा दफनाई गई थी उसी के ऊपर आदमी औरत जो भी वो जिसको भी वो पार्टी में बुलाता था, अधिकारियों को बहुत बुलाने लगा, पुलिस अधिकारियों के परिवार को बुलाने लगा और उस पार्टी में उसी फ्लोर पर जहाँ वो नीचे दफन थी उस पर नाच गाने का काम मुस्तकिल चलता रहा। खैर, सारी जांच के बाद, सारी एविडेंस के बाद साल 2000 में ये चार्जशीट पुलिस ने सबमिट कर दी, पहले ही सबमिट कर दी। 96-97 में ट्रायल हुआ और साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी श्रद्धानंद को फांसी की सज़ा सुना दी। साल 2005 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में श्रद्धानंद की अपील पर फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। श्रद्धानंद को वहाँ परम्पाना अग्रहारा जेल बेंगलुरु में रखा गया। बाद में उसने एक एप्लीकेशन दी कि साहब वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला है, लिहाजा और बचपन में ही भाग कर चला आया था वहाँ से, लिहाजा मुझे सागर की जेल में रखा जाए ताकि कभी कभार मिलने वालों में उनके घर परिवार के जो लोग आ सकें उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। 2011 में उसे सागर जेल में शिफ्ट कर दिया। श्रद्धानंद 14 साल से सागर जेल में बंद है। जेल के सभी कैदियों के साथ उसका अच्छा व्यवहार है। 33 साल से जेल में बंद श्रद्धानंद ने रिहाई के लिए ताज़ा एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है। उसका कहना है कि 2 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई के बाद उसकी भी रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी के आरोपियों को करीब 27 साल के कैद के बाद रिहा किया गया था और यही उसने आधार बनाया कि मुझे भी उसी तरह रिहा किया जाए। दोनों एक तरह के मामले हैं। 24 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धानंद की दया याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद की पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया। हाल ही में 13 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत गर्मियों की छुट्टी पर
चली गई, उठ गई। अदालत गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर से लगेगी और जुलाई में फिर इस पर बहस की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। आज की घटना, 4 पुत्रियां होने के बावजूद एक बेटे की चाहत ने शकीरा की जान ले ली। बेटी की चाहत में शकीरा ने अपने भारतीय विदेश सेवा के पति और 21 साल के अपने वैवाहिक संबंध को तोड़ दिया। 3 बेटियों ने विरोध किया तो उनको अलग कर दिया। सबसे छोटी वाली ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उसका स्वार्थ था। वो मुंबई में मॉडलिंग और एक्टिंग करना चाहती थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो जानती थी कि माँ से अलग हो जाऊंगी तो ये पैसे हमें नहीं मिल पाएंगे, तो वो उनके साथ रह गई। श्रद्धानंद एक चालाक, पाखंडी और लालची आदमी था। रामपुर स्टेट के ज़मीनों के मुकदमे और टैक्स की जो हेरा फेरी मारामारी है उसकी डील करते करते वो इसमें एक्सपर्ट हो गया था और शकीरा के पति अकबर खलीली ने उसकी इस प्रतिभा को पहचान लिया और उसे मैसूर स्टेट में आने की दावत दी कि उसकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी के विवाद और टैक्सेस को देखने वाला कोई इफेक्टिव आदमी नहीं मिला। उसे महल का जो हिस्सा दिया गया था रहने के लिए वो महल से कम नहीं था। शकीरा को बेटा न होने का कष्ट है, ये धीरे धीरे आते जाते उसने भांप लिया, उसकी इस कमजोरी को पढ़ लिया। तो उसने कहा कि मैं तंत्र विद्या जानता हूँ और मैं तंत्र विद्या के सहारे ही आपको बेटा यानी पुत्र की प्राप्ति करा दूंगा। ऐसा उसने विश्वास दिला दिया शकीरा को। और जब धूर्त श्रद्धानंद ने ये देख लिया कि शकीरा, और वो तंत्र क्रिया करने के लिए जितना भी पैसा मांगता था सारा पैसा उसको शकीरा दे देती थी, उसे लगा कि अभी हमारे कब्जे में आ गई है। उसने शकीरा को अपने पति और बच्चों से अलग करना शुरू किया, ये बताकर कि पति पर शैतानी छाया है, जब तक ये तुम्हारे संपर्क में रहेगा तुम्हें बेटा पैदा नहीं हो सकता। उसकी बात मानकर शकीरा ने अपने पति से तलाक ले लिया और बच्चियों को भी अलग करने की प्रोसेस में था। तभी उसने 87 में शादी कर ली। अपनी बेंगलोर में आमद के 3 साल के भीतर ही पति से तलाक करा दिया, बच्चों के अंदर तमाम चीज़ें भर दी और 3 साल बाद ही उसने 87 में शादी कर ली। धूर्त श्रद्धानंद को शकीरा से न कोई आकर्षण था, न कोई लगाव था, न कोई इंटरेस्ट था। वो तो महल के 600 करोड़ की संपत्ति पर नज़र गड़ाए हुए था। इसीलिए शादी के साल ही उसने पहला काम किया, पावर ऑफ अटॉर्नी उससे ले ली, ये कह के कि हमको सब मुकदमे देखने पड़ेंगे, सब जगह जाना पड़ेगा, हम ही सब जगह दस्तखत करेंगे अगर पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे देंगी, वरना आपको आना पड़ेगा। और जब उसने ये देखा कि ये अपनी लड़कियों से फिर से मिलने जुलने लगी है और उसने ये भांप लिया कि ये प्रॉपर्टी अपनी सब लड़कियों को बांट देगी, क्योंकि शादी के 4 साल बाद भी उसके कोई लड़का नहीं हो पाया, तो उसने महसूस किया कि शकीरा का मोह भंग हो रहा है उससे। तो उसे लगा कि अगर सब प्रॉपर्टी इसी को दे दी तो मेरी इतने सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। लिहाजा उसने प्लान किया और उसे जिंदा गाड़ दिया। 3 साल तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन पाप बहुत दिनों तक नहीं छिपता और ऐसा घोर पाप ये बहुत दिनों तक नहीं छिपता। और उसका हम प्याला हम निवाला नौकर शराब के नशे में जो सूत्र दे गया, जो एविडेंस दे गया, जो वो उसने एक आगे बढ़ने के लिए एक डोर पकड़ा दी, उसी से वो पकड़ा गया और 31-32 साल से जेल में बंद है। छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट उसके रिहाई की सुनवाई करेगा। प्रार्थना है ऊपर वाले से कि सुप्रीम कोर्ट श्रद्धानंद के साथ कोई रियायत न करे। अब ये कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे होगा, इसकी बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है,
लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके साथ कोई रियायत न करे। और जैसा शकीरा ताबूत के भीतर तड़प तड़प कर मरी है, वैसे ही ये जेल में अपनी सज़ा जो उम्र कैद की है वो काटते हुए तड़प तड़प कर ही मरे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।